हम लोग पिछले वीडियो में मेजरमेंट के बारे में पढ़े थे। एरर कितने प्रकार के होते हैं, एरर को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा और उसके दूर करने के उपाय हमने एक एक टाइप उसका देखा था। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आखिर मूवमेंट कैसे होता है और अगर मूवमेंट होता है तो फिर वो रुकता कैसे है। यानी जिस पॉइंटर के द्वारा, अगर कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आप देखे होंगे तो उसमें एक पॉइंटर होता है जिसके द्वारा क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे हम लोग वोल्ट मीटर की बात करते हैं तो उसमें एक डिफ्लेक्टिंग कांटा होता है, टॉर्क जिसको बोलते हैं, पॉइंटर उसी को बोलते हैं। वो क्या दिखाता है कि हाँ अभी 1 वोल्ट है, कुछ देर बाद इसमें अगर वोल्टेज बढ़ा है या वोल्टेज ज़्यादा है तो 10 वोल्ट दिखाएगा, 20 वोल्ट दिखाएगा। तो जिस निडल के द्वारा या जिस कांटा के द्वारा वो रिप्रेजेंट करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंटर बोलते हैं। तो हम लोग यही समझेंगे कि आखिर वो पॉइंटर मूवमेंट कैसे करता है, वो रुकता कैसे है और फिर वो डिफ्लेक्ट जो करता है, वो ओसिलेट करता है, उसको रोकने के लिए क्या क्या उपाय लगते हैं। तो हम लोग सिंपली ये समझते हैं कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कितने प्रकार के टॉर्क यूज होते हैं और वो कैसे काम करता है। तो कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में 3 प्रकार के टॉर्क यूज होते हैं। पहला डिफ्लेक्टिंग टॉर्क या ऑपरेटिंग टॉर्क, दूसरा कंट्रोलिंग टॉर्क या रीस्टोरिंग टॉर्क और तीसरा डैम्पिंग टॉर्क। हम लोग एक एक करके समझते हैं। देखिए, सबसे पहला है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क या ऑपरेटिंग टॉर्क। ये क्या होता है और कैसे वर्क करता है। टॉर्क कहने का मतलब है सिंपली फोर्स। फोर्स जब एक पॉइंट के अक्रॉस लगता है, जैसे मान लेते हैं कि ये एक फिक्स पॉइंट है और यहाँ पे एक इसका पॉइंट फिक्स है और ये रोटेट कर रहा है, तब इस टाइप के हम लोग फोर्स को क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। ये आप लोग को भी पता होगा। तो टॉर्क कहने का मतलब यहाँ पे हुआ, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहने का मतलब हुआ कि मान लेते हैं कि ये कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक पॉइंटर लगा हुआ है। अब पॉइंटर लगा हुआ है तो ये कितना डिग्री या कितना रोटेट करेगा, इस रोटेशन को यानी इस पॉइंटर का डिफ्लेक्शन के लिए जो टॉर्क लगेगा, यानी किसी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उस इक्विपमेंट में उस पॉइंटर पे जो टॉर्क अप्लाई होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। यानी इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब इनिशियल कंडीशन से यानी 0 के कंडीशन से जब कोई क्वांटिटी को मेजर किया जाता है और वो बढ़ता है, यानी पॉइंटर ज़्यादा वैल्यू दिखाता है, तो वो जो वैल्यू दिखाने में जो उसको टॉर्क लगा, यानी पॉइंटर को मूव करवाने में जो टॉर्क लगा, उस टॉर्क को हम लोग कौन सा टॉर्क बोलेंगे, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलेंगे। या ऑपरेट करवाने में जो टॉर्क लगा उसको कौन सा टॉर्क बोलेंगे, हम लोग ऑपरेटिंग टॉर्क बोलेंगे। दूसरा है कंट्रोलिंग टॉर्क। सिंपली ये बात समझिए कि मान लेते हैं कि एक टॉर्क, अगर इसको सिंपली ऐसे देखें, एक टॉर्क लगा इसके इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में टॉर्क लगा इसको रोटेट करवाने के लिए। किसको रोटेट करवाने के लिए, तो पॉइंटर को रोटेट करवाने के लिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगा। तो जरा बताइए, तो इस डायरेक्शन में अगर टॉर्क लग रहा है, अगर हम उस इक्विपमेंट में कोई क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं तो बताइए, तो इसको तो आगे बढ़ते जाना चाहिए था क्योंकि इसमें टॉर्क लग रहा है। यहीं पे टर्म आता है कंट्रोलिंग टॉर्क। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो टॉर्क लगता है इस पॉइंटर को रोकने के लिए, उस टॉर्क को हम लोग कौन सा टॉर्क बोलते हैं, कंट्रोलिंग टॉर्क बोलते हैं या रीस्टोरिंग टॉर्क बोलते हैं। और इसी टॉर्क के वजह से ये जो पॉइंटर ये जो पॉइंटर है, ये पुनः जब इस मेजरिंग क्वांटिटी में जो क्वांटिटी मेजर किया जा रहा है वो हटाया जाता है तो ये अपने वापस उसी जगह पे क्या होता है, आता है। जब ये टॉर्क, अगर कंट्रोलिंग टॉर्क इस पे अप्लाई नहीं हुए रहता तो एक बार डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगने के बाद ये जो पॉइंटर है वहीं का वहीं रुक जाता। लेकिन इसको पुनः 0 के कंडीशन तक लाने के लिए कौन सा टॉर्क रिस्पॉन्सिबल होता है, तो कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क एक और कंडीशन है, यानी कंट्रोलिंग टॉर्क जो होता है वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। और दूसरा, ये मेजरिंग कब करता है, जब ये रुकता कब है। सपोज कीजिए कि इधर से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लग रहा है और इधर से कंट्रोलिंग टॉर्क लग रहा है, तो जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का क्वांटिटी का वैल्यू, मैग्नीट्यूड का वैल्यू कंट्रोलिंग टॉर्क के मैग्नीट्यूड के वैल्यू के बराबर हो जाता है, तब ये क्या हो जाता है, रुक जाता है। तब इसी कंडीशन में जितना वैल्यू जो यहाँ पर दिखाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि हाँ, इक्विपमेंट में इतना करंट फ्लो हो रहा है या इतना इस वोल्टेज का वैल्यू है। तो ये हुआ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और दूसरा कंट्रोलिंग टॉर्क। अब कंट्रोलिंग टॉर्क किसके द्वारा लगाया जाता है, तो कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए 2
तरीका यूज होता है। पहला स्प्रिंग कंट्रोल और दूसरा ग्रेविटी कंट्रोल। स्प्रिंग कंट्रोल क्या होता है, ग्रेविटी कंट्रोल क्या होता है, हम लोग एक एक करके समझते हैं। फिलहाल लास्ट ये देखिए डैम्पिंग टॉर्क, ये क्या होता है। सपोज कीजिए कि ये पॉइंटर था, ये यहाँ से जा रहा था, आगे जा रहा था, बढ़े हुए जा रहा था, लेकिन अचानक इसको क्या मिला, कंट्रोलिंग टॉर्क मिला। एक्चुअल में अचानक नहीं मिला, वो शुरू से ही अप्लाई होते रहता है, लेकिन फिर भी ये जब रुकता है तो रुकने के बाद आप लोग पढ़े होंगे, कोई भी जाना चाह रहा है या उसका इनर्शिया की वजह से वो आगे बढ़ते रहना चाहता है, इनर्शिया की वजह से, तो इसको रोका गया तो ये फिर वापस आना चाहेगा, फिर इधर से रोका गया, फिर से इधर डैम्पिंग टॉर्क लग रहा है, फिर ये आगे जाएगा, यानी ये ओसिलेशन शुरू हो जाएगा। जब कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल पे पहुंचेंगे तो ओसिलेशन शुरू हो जाएगा, यानी जो इसका पॉइंटर है वो इस तरीके से ओसिलेट करने लगा। और इस ओसिलेशन को बचाने के लिए, इस ओसिलेशन से दूर करने के लिए, इस ओसिलेशन को दूर करने के लिए और जो क्वांटिटी मेजर किया जा रहा है उसको जल्दी मापने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डैम्पिंग टॉर्क। तो वैसा टॉर्क जो डैम्पिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है, यानी डैम्पिंग को अपोज करता है, बार बार वो ओसिलेशन को अपोज करता है, तब इस प्रकार के टॉर्क को हम लोग कौन सा टॉर्क बोलते हैं, डैम्पिंग टॉर्क। अब उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट हैं। सबसे पहले डैम्पिंग टॉर्क कैसे कैसे लगता है। डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है, ये तीन तरीके से लगाया जाता है। पहला एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, दूसरा फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग और तीसरा ईडी करंट डैम्पिंग। हम लोग एक एक करके समझेंगे कि आखिर ये एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग क्या होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग क्या होता है और ईडी करंट डैम्पिंग क्या होता है। फिलहाल हम लोग ये समझते हैं कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो कितने तरीके से लगाया जाता है या कौन कौन सा उसके लिए प्रिंसिपल यूज होता है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क सिंपली समझना है कि जो पॉइंटर को मूवमेंट करवाने के लिए जो टॉर्क यूज हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मूविंग आयरन यानी इसमें जो टॉर्क अप्लाई हो रहा होगा उसमें कौन सा मैग्नेटिक इफेक्ट का यूज हो रहा होगा। अब मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है ये बताइए। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग एक मैग्नेटिक मटेरियल को रखते हैं तो उस पर क्या होता है, एक फोर्स अप्लाई होता है। अब ये फोर्स दो तरीके का होता है, या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। तो इसलिए जो ये मूविंग आयरन टाइप है ये दो टाइप का होता है, एक रिपल्सन टाइप और दूसरा अट्रैक्शन टाइप, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट पे वर्क करेगा। एक्चुअल में ये होता क्या है, हम लोग जब इस इक्विपमेंट को देखेंगे तो डिटेल में इसको समझेंगे। फिलहाल इतना समझिए कि मूविंग आयरन में क्या होता है कि एक स्पिंडल यानी इस पे एक आयरन का टुकड़ा होता है और उसके दोनों तरफ क्या होते हैं, मैग्नेट होते हैं। ये मैग्नेट इस मूविंग आयरन पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, तो ये जो है वो मूवमेंट करने लगेगा। यानी इसमें मूवमेंट कौन करेगा, आयरन का जो मटेरियल होगा या प्लेट होगा या जो भी पीस होगा वो मूवमेंट करेगा, इसलिए इसका नाम क्या है, मूविंग आयरन। इसमें कौन सा यूज होगा, प्रिंसिपल कौन सा यूज होगा, तो मैग्नेटिक प्रिंसिपल या मैग्नेटिक इफेक्ट कहने का मतलब क्या कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लग रहा होगा, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लग रहा होगा किसके वजह से लग रहा होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से लग रहा होगा। इसलिए इस इक्विपमेंट का क्या नाम रखा गया, मैग्नेटिक इफेक्ट पे वर्क करने वाला मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। ये वर्क किस किस पे करता है, तो ये एसी पे और डीसी दोनों पे वर्क करता है। इसके द्वारा कौन सा इक्विपमेंट बना जाता है, तो अमीटर वोल्ट मीटर दोनों। नेक्स्ट है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। नाम से पता चल रहा होगा कि यहाँ पर जो मैग्नेट यूज होगा वो कौन सा मैग्नेट यूज होगा, परमानेंट मैग्नेट, और जो मूव करेगा वो क्या मूव करेगा, कॉइल मूव करेगा। थोड़ा सा डिफरेंट समझिए, मूविंग आयरन और इसमें डिफरेंट क्या है। मूविंग आयरन में एक स्पिंडल पे एक आयरन का पीस था, ये मूव कर रहा था, लेकिन इसमें क्या है, कॉइल मूव करेगा। यहाँ पे जो मैग्नेट बन रहा था वो कॉइल के थ्रू बन रहा था, यानी मूविंग आयरन में जो मैग्नेट बन रहा था वो कॉइल के थ्रू बन रहा था, लेकिन यहाँ पे मैग्नेट जो बनेगा वो परमानेंट मैग्नेट होगा, लेकिन मूव कौन करेगा, कॉइल करेगा। कॉइल कौन सा, तो कॉइल में करंट फ्लो किया जाएगा, इसलिए इसका नाम है इलेक्ट्रोडायनेमिक। यानी जब करंट फ्लो करवाएंगे तब वहाँ पे डायनेमिक कहने का मतलब मूवमेंट होगा। कॉइल में हम लोग मूवमेंट कराएंगे, कॉइल में करंट फ्लो करवाया जाएगा, तब क्या होगा, वहाँ पे मूवमेंट होगा। इसको देखिए थोड़ा सा, यानी
यानी यहाँ पे ये एक मानते हैं कि ये एक स्पिंडल है और यहाँ पे इस पे क्या रहेगा, कॉइल रहेगा। ये कॉइल है, हम लोग इसमें करंट फ्लो करवाएंगे इस कॉइल में, और इसके दोनों तरफ क्या है, नॉर्थ और साउथ मैग्नेट है। मूविंग आयरन में क्या था, मूविंग आयरन में भी सेम था, ये था नॉर्थ और साउथ और यहाँ पे था आयरन। यानी इसमें स्पिंडल पे आयरन था, जो मूव कर रहा था वो क्या था, आयरन था, लेकिन इसमें क्या मूव करेगा, कॉइल मूव करेगा। यहाँ पे जो मैग्नेट है वो परमानेंट मैग्नेट है, लेकिन मूविंग आयरन में क्या था, जो मैग्नेट बन रहा था वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन रहा था। तो परमानेंट मैग्नेट जो यूज होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज होता है, तो डीसी सप्लाई के लिए यूज होता है, और इसके द्वारा बनाया क्या जाता है, तो अमीटर और वोल्ट मीटर। सिंपली ये समझिए कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में किस प्रिंसिपल के द्वारा लगाया जाएगा, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक प्रिंसिपल के द्वारा। मूवमेंट कौन करेगा, तो कॉइल मूव करेगा। इन सभी इक्विपमेंट में कंट्रोलिंग टॉर्क भी यूज होता है, डैम्पिंग टॉर्क भी यूज होता है और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी यूज होता है। तो हमने सिर्फ और सभी किसके द्वारा बताया, कौन सा प्रिंसिपल बताया, कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इस प्रिंसिपल के द्वारा लग रहा है। लेकिन बताइए जरा कि कंट्रोलिंग टॉर्क कौन सा प्रिंसिपल होगा, कौन सा कंट्रोलिंग टॉर्क लाएगा इन दोनों इक्विपमेंट में। एक एक करके जब ये इक्विपमेंट देखेंगे तो डिटेल में हम लोग समझेंगे। तो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल हुआ। डायनेमोमीटर टाइप, डायनेमोमीटर टाइप में क्या होता है, डायनेमोमीटर टाइप में एक करंट कॉइल होता है, करंट कॉइल होता है और एक पोटेंशियल कॉइल होता है। यानी ये जो मेनली वर्क करता है वो ये भी क्या है, इलेक्ट्रोडायनेमिक इफेक्ट। देखिएगा इलेक्ट्रोडायनेमिक इफेक्ट परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में भी है और इसमें भी है। यानी डायनेमोमीटर टाइप में भी क्या है, इलेक्ट्रोडायनेमिक। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें भी जो मूवमेंट करे वो कौन सा मूवमेंट करेगा, कॉइल ही मूवमेंट करेगा। नाम से ही पता चल रहा होगा डायनेमोमीटर। डायनेमोमीटर कहने का मतलब क्या, कि जिसमें मूवमेंट कर रहा हो, डायनेमिक हो। तो यहाँ पे इन दोनों का प्रिंसिपल, एक्चुअल में ये दोनों सेम ही है, इन दोनों का अगर एक ही नाम दिया जाए तो ये दोनों मूविंग कॉइल का ही दो टाइप है। मूविंग कॉइल का दो टाइप है, एक परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल और दूसरा है डायनेमोमीटर टाइप। दोनों का प्रिंसिपल क्या है, सेम है, इलेक्ट्रोडायनेमिक। और ये वर्क किस पे करते हैं, पहला जो परमानेंट मैग्नेट है वो ओनली डीसी पे वर्क करता है, लेकिन जो डायनेमोमीटर टाइप है वो एसी और डीसी दोनों पे वर्क करता है। फिर से एक बार समझिए कि ये जो हम लोग प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं वो किस प्रिंसिपल के लिए है, किस चीज़ के लिए है, तो यानी इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगा, इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क भी इन सभी इक्विपमेंट में यूज होंगे, डैम्पिंग टॉर्क भी इन सभी इक्विपमेंट में यूज होंगे। लेकिन हम लोग जब एक एक करके देखेंगे तब वहाँ पर डिटेल में समझेंगे कि इस इक्विपमेंट में कौन सा डैम्पिंग टॉर्क लाएगा और कौन सा कंट्रोलिंग टॉर्क लाएगा। तो ये जो डायनेमोमीटर टाइप है वो कौन सा पे वर्क करता है, एसी और डीसी दोनों पे, अमीटर, वोल्ट मीटर और वाट मीटर तीनों बना जाता है इसमें। नेक्स्ट है इंडक्शन टाइप। इंडक्शन टाइप क्या होता है, इंडक्शन कहने का मतलब कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स कट करता है। मैग्नेटिक फ्लक्स कहने का मतलब क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स कहने से मतलब निकल रहा है कि जब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है। रेट ऑफ चेंज फ्लक्स कब होता है, सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, इसमें ये नॉर्थ है और इस साउथ है, इसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इस नॉर्थ साउथ की वजह से, और इसमें कोई मैग्नेट को या कोई ऐसे मटेरियल को रखा जाए जो इस फ्लक्स को कट करे, और वो ये जो मटेरियल बीच में रखा हुआ है वो कैसा हो, कंडक्टिंग हो, तब इसमें क्या एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। इसी प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कंडीशन इसमें यह होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होना चाहिए, यानी फ्लक्स को कट करना चाहिए, रेट टाइम के साथ उसमें क्या हो, फ्लक्स को कट करे। तो इस प्रिंसिपल पे जो वर्क करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्शन टाइप। यानी वहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो किस प्रिंसिपल पे लगेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे। इंडक्शन प्रिंसिपल अभी हम बताएं, मानिए कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, यानी यहाँ पे क्या जा रहा है, फ्लक्स जा रहा है, इसमें हम एक टुकड़ा रखते हैं, किसी आयरन का टुकड़ा रखते हैं, तो ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को कट कर रहा है, नहीं, जब तक कि हम इसको मूवमेंट करवाएंगे। अगर इसको मूवमेंट करवाते हैं तब इसमें क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। इस प्रिंसिपल को हम लोग कौन सा प्रिंसिपल बोलते हैं, इंडक्शन प्रिंसिपल। और इस प्रिंसिपल पे जो इक्विपमेंट वर्क करेगा वो कौन सा इक्विपमेंट हो जाएगा, इंडक्शन टाइप प्रिंसिपल। तो कंडीशन समझिए कि यहाँ पे जो हम इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है, इंस्ट्रूमेंट जो बनता है उसमें एक्चुअल में ये वाला मूव नहीं करता है। हम लोग फ्लक्स को कट करवाने के लिए फ्लक्स को ही रोटेट करवाते हैं,
फ्लक्स को ही रोटेट करवाते हैं। और जरा बताइए फ्लक्स किसका रोटेट होते रहता है? एसी में जो मैग्नीट्यूड होता है एसी करंट में वो चेंज करते रहता है, इसीलिए ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे वर्क करता है? एसी पे वर्क करता है। इसके द्वारा क्या बना जाता है? आमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर और एनर्जी मीटर, यानी इसके द्वारा चारों प्रकार के इक्विपमेंट बनाए जाते हैं, मेनली जो इक्विपमेंट मेजरिंग के लिए यूज हो रहा है। नेक्स्ट है हॉट वायर टाइप इंस्ट्रूमेंट। हॉट वायर टाइप आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि हॉट वायर टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। यानी इसमें मानिए एक वायर है, हम इस वायर को गर्म करेंगे आप लोग, तो इस प्रिंसिपल को बोलते हैं थर्मल इफेक्ट। हॉट वायर में इसके भी दो टाइप है, हम लोग आगे समझेंगे। यानी जब क्या होता है कि एक टाइप को या एक एंड को हम लोग क्या करते हैं? गर्म करते हैं, या एक सरफेस को गर्म करते हैं और एक सरफेस को ठंडा रखते हैं, तो यहाँ से क्या होता है? एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। इसी प्रिंसिपल पे जो वर्क करता है उस प्रिंसिपल पे बेस्ट इक्विपमेंट को हम लोग कौन सा बोलते हैं? हॉट वायर टाइप इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ये किस पे वर्क करेगा? एसी और डीसी दोनों पे वर्क करेगा। कौन कौन से इक्विपमेंट बनाए जाते हैं? तो आमीटर और वोल्ट मीटर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक मीटर। इलेक्ट्रोलाइटिक मीटर आप लोग पढ़े होंगे बैटरी में सेकेंड सेमेस्टर में या फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना था केमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? तो इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है? जब डीसी करंट फ्लो करता है तो ये इसके जो मटेरियल होते हैं या इलेक्ट्रोलाइट होता है वो टूट जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस वही था। तो इस प्रिंसिपल पे वर्क करने वाले केमिकल इफेक्ट उसको बोलते हैं, यानी केमिकल इफेक्ट पे जो वर्क करेगा उस इक्विपमेंट को कौन सा बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक मीटर। ये सिर्फ और सिर्फ डीसी के लिए वर्क करता है। और इस पे कौन सा इक्विपमेंट बनाया जाता है? यानी एम्पियर आवर मीटर। एम्पियर आवर मीटर किस चीज़ को मापता है? तो एनर्जी को मेजरमेंट के लिए यूज होता है। और एक लास्ट बचा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टाइप। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टाइप 12th वाले जो होंगे उनको पता होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इफेक्ट क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि कोई चार्ज का अपना क्या होता है? एक फील्ड होता है। इस फील्ड में अगर किसी दूसरे चार्ज को हम ले जाते हैं तो या तो इस पर रिपल्सिव फोर्स लाएगा या अट्रैक्टिव फोर्स लाएगा। और इस प्रिंसिपल पे जो इक्विपमेंट वर्क करेगा वो इक्विपमेंट को हम लोग कौन सा बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इफेक्ट पर वर्क करने वाले इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टाइप का इंस्ट्रूमेंट हम लोग बोलेंगे। इस पे कौन कौन से इक्विपमेंट बनाए जाते हैं? तो वोल्ट मीटर और वाट मीटर, ये दोनों पे वर्क करता है, एसी पे और डीसी पे। ये थे कुछ इक्विपमेंट के नाम जिसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगाया जाता है इन सभी प्रिंसिपल पे। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हम लोग समझें, अब एक एक करके हम लोग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग को कंट्रोलिंग टॉर्क पढ़ना है कि कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है और ये कैसे अप्लाई होता है, कितने प्रकार के होते हैं, डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है। तो हम अब एक एक करके इसको समझते हैं कि आखिर इसमें जो स्प्रिंग कंट्रोल होता है और ग्रेविटी कंट्रोल होता है वो क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं कि स्प्रिंग कंट्रोल क्या होता है और ग्रेविटी कंट्रोल होता है, यानी कंट्रोलिंग टॉर्क जो अप्लाई होता है वो कैसे होता है और उसका वैल्यू क्या होता है। सबसे पहले ये समझिए स्प्रिंग कंट्रोल। हम लोग एक इक्विपमेंट देख रहे हैं, देखिए ये आपको दिख रहा है एक इक्विपमेंट। ये क्या है? एक इक्विपमेंट है जिसमें पॉइंटर अटैच्ड है और ये जो पार्ट आपको मेन दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं स्पिंडल। क्या नाम है इसका? स्पिंडल। स्पिंडल पे ही स्प्रिंग क्या है? अटैच्ड है। यानी ये अगर इक्विपमेंट वर्क करेगा तो स्पिंडल क्या होगा? रोटेट करेगा। स्पिंडल क्या होगा? रोटेट करेगा। अगर इसमें हम कोई चलिए हम लोग मानते हैं कि ये कौन सा है? पीएमएमसी टाइप का है, यानी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल है। तो उसमें हमने क्या बताया था कि इसमें एक कॉइल मूव फिट होगा और इसी में क्या होगा? करंट फ्लो करेगा। सपोज कीजिए इसमें करंट फ्लो कर रहा होगा और यहाँ पे एक क्या लगा हुआ होगा? इसमें मैग्नेट लगा होगा। और ये मैग्नेट कौन सा होगा? परमानेंट मैग्नेट, नॉर्थ और साउथ। तो जरा बताइए, तो इसमें करंट फ्लो हो रहा होगा, यहाँ पे नॉर्थ और साउथ है, यानी जब इसमें करंट फ्लो होगा तो ये अपना एक फील्ड बनाएगा। कौन सा? जो इसमें कॉइल है। कौन सा? जो कॉइल है। तो कॉइल अपना एक फील्ड बनाएगा और पहले से एक फील्ड था, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट होंगे और यहाँ पे इस स्पिंडल पे यानी इस कॉइल पे क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा जिसकी वजह से यहाँ पे रोटेशन स्टार्ट होगा। यानी डैम्पिंग यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तो लग गया, किसके वजह से? तो करंट फ्लो हुआ उसके वजह से। लेकिन इसको रोकने के लिए कंट्रोलिंग टॉर्क कहाँ से आएगा? तो देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है? स्प्रिंग लगा हुआ है। और इसी स्प्रिंग का काम क्या होता है? इस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को क्या करना? अपोज करना। अब जितना ज़्यादा मात्रा में आप करंट को इसमें फ्लो करवाइएगा उतना ज़्यादा करंट की वजह से क्या होगा? इसमें
इसका फील्ड बनेगा और उतना ही ये रोटेट करेगा और उतना ही ये वैल्यू को क्या करेगा, मैग्नीट्यूड को ये दिखाएगा। कंडीशन समझिए, जितना करंट फ्लो हो रहा है उतना ही क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड को दिखाएगा। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा इसका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और उतना ही तेज़ी से इस पर क्या लाएगा, टॉर्क लाएगा। लेकिन इसको रोकने के लिए जो स्प्रिंग होगा, ये स्प्रिंग इस तरीके से फिट किया जाएगा कि जो टॉर्क लाएगा उसके यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अपोजिट डायरेक्शन में लाएगा, ताकि इसको रोके। नहीं तो ऐसा होता कि अगर सपोज कीजिए कि स्प्रिंग नहीं लगा हुआ होता, स्प्रिंग नहीं लगा हुआ तो करंट फ्लो करवाते, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगता तो ये लेकर के शुरू से एकदम लास्ट पहुंच जाता, तो वो मेजरमेंट बताता नहीं। यानी जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का वैल्यू कंट्रोलिंग टॉर्क के बराबर हो जाएगा, यानी जो इधर से फोर्स लग रहा था और जो इधर से कंट्रोलिंग टॉर्क लग रहा है, उधर से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जहाँ पे बराबर हो जाएगा वहीं पे क्या दिखा देगा कि हाँ इसमें करंट का फ्लो कितना हो रहा है, तो इतना क्वांटिटी हो रहा है। यानी वैसा इक्विपमेंट जिसमें कंट्रोलिंग टॉर्क स्प्रिंग के द्वारा लग रहा है, यानी टी कंट्रोलिंग टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल होगा, तब उस इक्विपमेंट को हम लोग कौन सा बोलेंगे कि ये इक्विपमेंट जो है इसमें कैसा कंट्रोलिंग टॉर्क लग रहा है, स्प्रिंग कंट्रोल के द्वारा लग रहा है। दूसरा समझिए ग्रेविटी कंट्रोल, नाम से ही पता चल रहा होगा कि ग्रेविटी के द्वारा इसमें क्या लाएगा, कंट्रोलिंग लाएगा। कंडीशन समझिए, इस इक्विपमेंट को यानी स्प्रिंग कंट्रोल वाले इक्विपमेंट को हम लोग कहीं पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन जो ग्रेविटी कंट्रोल है, ग्रेविटी कंट्रोल में जो कंट्रोलिंग टॉर्क लगता है वो लगता है, जो कंट्रोलिंग टॉर्क लगता है वो ग्रेविटी की वजह से लगता है। हम यहाँ पे फिगर एक बनाते हैं, ये है, सपोज कीजिए कि ये है पॉइंटर, क्या है, ये पॉइंटर है। तो इसको बैलेंस करने के लिए, अब देखिए यहाँ से ये पॉइंटर है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग इधर एक डायरेक्शन में हल्का मास लगा देंगे या वेट फिट कर देंगे, तो ये बैलेंस करने के लिए है। तो इसमें जो कंट्रोलिंग टॉर्क लाएगा ये इस तरीके से लाएगा, ये एक बॉडी है, इसमें हम लोग कोई मास को यहाँ पे फिट कर देंगे, डब्लू हम लोग क्या किए, फिट कर दिए, यानी डब्लू मास हम लोग, डब्लू वेट है, यानी ग्रेविटी के द्वारा डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, mg, यानी ये हम लोग वेट फिक्स कर दिए हैं। जरा बताइए ये अगर मूव करेगा तो इस मास की वजह से ये क्या होगा, रोकेगा। तो यहाँ पे लगा कि नहीं लगा कंट्रोलिंग टॉर्क, यानी जब कंट्रोलिंग टॉर्क ग्रेविटी के द्वारा लगाया जाएगा तब इसको हम लोग कौन सा बोलेंगे, ग्रेविटी कंट्रोल बोलेंगे, या ग्रेविटी कंट्रोल पे बेस्ट इक्विपमेंट बोला जाएगा। हम लोग देखते हैं इसका वैल्यू कितना होता है। तो जरा बताइए, तो ये अगर इतना मूव किया, मानते हैं कि ये यहाँ से थीटा मूवमेंट किया, ये थीटा मूवमेंट किया, तो बताइए तो ये भी, ये वाला जो पार्ट है ये भी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और इसमें ये ऐसे इस तरीके से ये लटका हुआ रहेगा। तो ये वाला वैल्यू भी कितना होगा, थीटा ही तो मूव करेगा, यानी ये वाला वैल्यू भी, अगर ये पॉइंटर जो है वो थीटा एंगल मूव कर रहा है तो इसका जो वैल्यू है, जो कंट्रोलिंग टॉर्क अप्लाई कर रहा है वो भी कितना मूव करेगा, थीटा मूव करेगा। एक दूसरा फिगर हम इसका बनाते हैं, यानी जो यहाँ से मूवमेंट करने के बाद, यानी ये अब मूवमेंट करने के बाद ये देखिए ये वाला पार्ट है, अब जो पॉइंटर है वो यहाँ आ गया है और ये जो मास था वो यहाँ पे है, ये मास था यहाँ पे है, यहाँ से वो कितना एंगल बनाया है, ये वाला वैल्यू ये बनाया है कितना, थीटा बनाया है, यानी ये W है। तो बताइए तो कि इसमें कंट्रोलिंग करने के लिए इस डायरेक्शन में फोर्स जो लगाएगा वो कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ से ये मूव करके यहाँ गया था, W ये नीचे की ओर लटका हुआ था, इसमें लटका हुआ था, और ये एंगल कितना बनाया है, ये एंगल बनाया है इसके साथ, ये एंगल कितना है, थीटा है, ये एंगल कितना है, थीटा है। ये यहाँ से मूव किया, यानी यहाँ से आप समझिए ये पहले इस तरीके से नीचे लटका हुआ था, यहाँ से यहाँ मूव किया है, ये वाला यहाँ से यहाँ मूव किया, तो ये एंगल कितना है, थीटा है। यानी इस डायरेक्शन में अगर इसका कंपोनेंट तोड़े तो जिसके साथ एंगल बनता है वो क्या हो जाता है, ये W है, तो ये W cos थीटा और ये W sin थीटा, यानी यही तो इसको कंट्रोल करेगा। वापस इसको दोबारा अपने जगह पर लाने के लिए कौन सा टॉर्क रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन सा टॉर्क, तो W sin थीटा। थीटा का वैल्यू क्या, तो जितना इसका पॉइंटर क्या किया है, मूव किया है, पहले यहाँ था तो ये थीटा मूव किया है, ये थीटा मूव किया है, यानी W अगर उसका वेट है और वो थीटा एंगल मूव करता है तो जो कंट्रोलिंग टॉर्क लगाया जाएगा वो कितना कंट्रोलिंग टॉर्क होगा, W sin थीटा। ये है इसका
वैल्यू, यानी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कंट्रोलिंग टॉर्क में जो टीसी होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो डब्लू साइन थीटा का क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ये था कंट्रोलिंग टॉर्क। अब दोनों में डिफरेंट क्या है, यानी ये वाला इक्विपमेंट में जो ग्रेविटी कंट्रोल है, इस इक्विपमेंट को हम लोग कहीं पे भी इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। हम लोग इसको एक पोजीशन पे ही इंस्टॉल करेंगे, ऐसा नहीं है कि इसको झुका करके करेंगे या इसको इधर मोड़ देंगे या उधर मोड़ देंगे, यानी एक फिक्स्ड पोजीशन में ही इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। किस इक्विपमेंट को, ग्रेविटी कंट्रोल को, क्योंकि यहाँ पे मास लटका हुआ है, मास क्या है, फिक्स्ड है, और मास को अगर इधर उधर मूवमेंट करवाएंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। इसलिए इस इक्विपमेंट को हम लोग, इस इक्विपमेंट के या इस कंट्रोलिंग प्रिंसिपल पे वर्क इक्विपमेंट को हम लोग पोर्टेबल नहीं मानते हैं, यानी एक जगह से दूसरे जगह कहीं भी ले जा करके मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन स्प्रिंग कंट्रोल में क्या होता है, हम लोग कहीं पर भी इक्विपमेंट को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये था दो प्रकार के कंट्रोल, पहला स्प्रिंग कंट्रोल और दूसरा ग्रेविटी कंट्रोल। हम अभी बताएं कि डैम्पिंग टॉर्क 3 तरीके से अप्लाई किया जाता है। पहला एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, दूसरा फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग और तीसरा एडी करंट डैम्पिंग। हम लोग एक एक करके सारे को समझते हैं कि आखिर ये डैम्पिंग टॉर्क कैसे अप्लाई होता है और कैसे ये वर्क करता है। चलिए देखिए, यहाँ पे मानते हैं ये क्या है, स्पिंडल है, इस पे ये पॉइंटर लगा हुआ है, ये स्प्रिंग लगा हुआ है। अब ये जो बनाया हुआ है वो एडी करंट डैम्पिंग बनाया हुआ है। फिलहाल ये समझिए कि जब इस पे टॉर्क लगेगा, कौन सा टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से ये क्या करेगा, मूव करेगा, ये मूव करेगा। दिक्कत क्या होगा कि जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगा तो वो आगे बढ़ना चाहेगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगा तो ये आगे बढ़ना चाहेगा। बदले में इसको क्या मिल रहा है, कंट्रोलिंग टॉर्क मिल रहा है, यानी यहाँ से टीसी मिल रहा है, इधर से टीडी दिया जा रहा है। तो ये क्या होगा, ये रुकना चाहेगा, ये फिर इधर के टॉर्क की वजह से, यानी टीसी की वजह से फिर ये वापस आएगा, यानी फिर पीछे आया, फिर इधर से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लग रहा है, फिर आगे गया, ये फिर टीसी की वजह से ये धीरे धीरे करके जो इसका ऑसिलेशन होगा वो कमते जाएगा, और तब जा करके क्या होगा, एक ये टाइम पे यानी एक जगह पे ये क्या होगा, स्टेबल होगा, यानी ये ऑसिलेशन शुरू हो जा रहा है, यानी एक दूसरे डायरेक्शन में क्या हो रहा है, मूवमेंट करना शुरू कर रहा है, और धीरे धीरे जा करके क्या होगा, ये एक निश्चित यानी डेफिनेट पॉइंट पे ये क्या होगा, स्टेबल होगा। तो यहाँ पे जो टाइम इलैप्स होगा, यानी जो टाइम लगेगा, इस टाइम को रिमूव करने के लिए हम लोग जो टॉर्क लगाते हैं उस टॉर्क को कौन सा बोलते थे, डैम्पिंग टॉर्क बोलते थे। तो इस चीज़ से बचने के लिए 3 तरीका। एयर फ्रिक्शन में क्या होता है, जरा देखिए, एयर फ्रिक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे जो ये आपको स्पिंडल दिख रहा है, हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, एक ये स्पिंडल है, हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ पे एक लगा दिया हुआ है प्लेट, एक डब्बा है या एक बॉक्स है जिसमें ये एक प्लेट लगाया हुआ है और इसमें एयर भरा हुआ है। अब होगा क्या, एयर भरने से जब यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में जाएगा तब तो ये इसके डैम्पिंग टॉर्क की वजह से आगे बढ़ रहा है। जब इधर से कंट्रोलिंग टॉर्क की वजह से ये जब ऑसिलेशन यहाँ पे शुरू होगा, उस ऑसिलेशन को यहाँ पे ये क्या करेगा, अपोज करेगा। किसके द्वारा अपोज कर रहा है, तो ये एयर के फ्रिक्शन की वजह से। ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स में क्या भरा हुआ है, एयर भरा हुआ है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक स्पिंडल लगा हुआ है। ऐसा समझिए, यहाँ पे ये स्पिंडल है और इस पे ये एक डैम्पिंग यानी एक प्लेट लगा हुआ है। अब ये इधर इधर करेगा, तो इसको कौन रोकने के लिए, यहाँ पे जो एयर का फ्रिक्शन होगा, अगर एयर इसको रोकने के लिए अप्लाई हो रहा है तब हम लोग बोलेंगे इसको एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। अगर यही काम अगर इसमें फ्लूइड, कोई ऑयल को भर दिया जाए या कोई लिक्विड को भर दिया जाए, तब इस प्रकार के डैम्पिंग को हम लोग कौन सा बोलते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। मेनली जो है एडी करंट डैम्पिंग, इसी को समझना है, इसमें थोड़ा सा प्रिंसिपल यूज होता है। देखिए एडी करंट डैम्पिंग क्या होता है, एडी करंट डैम्पिंग में हम लोग जानते हैं एडी करंट क्या होता है वो पहले समझना होगा, फिर हम लोग को लेंज लॉ समझना होगा कि लेंज लॉ आखिर क्या होता है। लेंज लॉ और एडी करंट ऐसे समझिए। देखिए ये स्पिंडल है, इस पे एक प्लेट फिक्स किया हुआ है, और ये प्लेट जो है वो कौन सा प्लेट है, ये एल्युमिनियम का प्लेट होगा, कंडक्टिंग प्लेट होगा ऐसे। यानी ये जब मूवमेंट करेगा तो ये रोटेशन प्रोवाइड करेगा, यानी ये स्पिंडल घूमेगा तो ये भी होगा, यानी ये जब ऑसिलेट करेगा, इधर उधर करेगा, यानी ये भी आगे पीछे रोटेट करेगा, यानी ये भी रोटेट करेगा। हमको रोटेशन को यानी ऑसिलेशन को कम करना है, यानी ऑसिलेशन कैसे कम हो, और ऑसिलेशन कम कब, जब ये नॉर्मल कंडीशन में टी डी इज इक्वल टू टी सी जब हो जाएगा, यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कंट्रोलिंग टॉर्क के बराबर हो जाएगा, उसके बाद जो ऑसिलेशन होता है उस चीज़ को हम लोग को क्या करना है, रोकना है। तो यहाँ पे ये मूवमेंट करेगा, हम
इस प्लेट को हम एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए हैं और ये जो मैग्नेट है परमानेंट मैग्नेट है, यानी यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, तो ये अपना फ्लक्स नॉर्थ से साउथ की ओर क्या कर रहा है, सेट कर रहा है। अब इसमें जब ये इधर उधर रोटेट करेगा, ये जो आपको प्लेट दिख रहा है ये इधर उधर रोटेट करेगा, तो रोटेट करने की वजह से क्या होगा, इसके फ्लक्स को, ये अगर नॉर्थ और साउथ है तो इसको फ्लक्स को क्या करेगा, ये कट करेगा, और कट करने की वजह से इसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। और चूंकि ये कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग मटेरियल है, तो ईएमएफ की वजह से इसमें क्या होगा, ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो होगा, और इसी करंट को हम लोग कौन सा करंट बोलते हैं, ईडी करंट बोलते हैं। कौन सा करंट बोलते हैं, ईडी करंट। यानी इस मूवमेंट की वजह से जब ओसिलेट कर रहा है, ओसिलेशन के मूवमेंट की वजह से, ओसिलेशन के मूवमेंट की वजह से जब इस प्लेट में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है और उसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट को हम लोग कौन सा बोलते हैं, एडी करंट बोलते हैं। और यही रूल यहाँ पे आता है, लेंज लॉ का रूल, यानी जहाँ पे एडी करंट इंड्यूस्ड होता है, तो जो ये करंट इंड्यूस्ड, इसमें जो करंट इंड्यूस्ड हुआ, इसमें जो करंट इंड्यूस्ड हुआ, और जो करंट की वजह से यहाँ पे फ्लक्स सेटअप होगा, जो यहाँ पे करंट के वजह से जो फील्ड बनाएगा, वो अब इसके फ्लक्स को क्या करेगा, रोकेगा, यानी फोर्स लगाएगा। यानी अब लेंज लॉ बोलता है कि जिसके वजह से ये इंड्यूस्ड हो रहा था, उसी को क्या करना शुरू कर देता है, अपोज करना शुरू कर देता है। और अपोज कैसे करेगा, तो इसमें करंट फ्लो होगा, इसका एक अपना फील्ड बनेगा, और फिर वो इस फील्ड के वजह से क्या होगा, इंटरैक्ट होगा, यानी डिस्टर्ब होगा। तो यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा था, उस मूवमेंट को ये क्या करना चाहेगा, रोकना चाहेगा। तो हम लोग को मिल गया कि नहीं अपोजिट में टॉर्क, डैम्पिंग करने की वजह से डैम्पिंग को रोकने के लिए एक टॉर्क मिल गया कि नहीं, किसकी वजह से मिला, तो यहाँ पे एक इक्विपमेंट लगाया हुआ है, यानी नॉर्थ एक साउथ पोल, यानी एक मैग्नेट लगाया हुआ है, और ये स्पिंडल पे क्या लगाया हुआ है, एक प्लेट लगाया हुआ है, और इस प्लेट की वजह से ये फील्ड को कट करेगा और ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, एडी करंट इंड्यूस्ड होगा। ईएमएफ कहने का मतलब कि एडी करंट इंड्यूस्ड होगा, एक्चुअल में होगा ईएमएफ इंड्यूस्ड ही। फिर कंडक्टिंग प्लेट की वजह से उसमें ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो होगा, उसके वजह से जिसके द्वारा ये इंड्यूस्ड हुआ था करंट, उसी को क्या करना शुरू कर देगा, ये अपोज करना शुरू कर देगा। या सिंपली बोले तो कि जिस मूवमेंट की वजह से ये इंड्यूस्ड हुआ था करंट, अब उसी मूवमेंट को क्या करना चाह रहा है, रोकना चाह रहा है, तब ये ओसिलेशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो इस प्रकार के डैम्पिंग टॉर्क जहाँ पे अप्लाई होंगे, उस प्रकार के डैम्पिंग को हम लोग कौन सा डैम्पिंग बोलेंगे, एडी करंट डैम्पिंग बोलेंगे। तो ये था डैम्पिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। आगे की वीडियो में हम लोग एक एक करके सारे इक्विपमेंट के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए। थैंक यू।